Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? So it was off-campus opportunity. Okay. So hello guys, I'm Kumar K. In the past, more than 1500 students of mine in third year, fourth year, and working professionals have cracked an offer of more than 20 plus LPA in the last 2.5 to 3 years. Okay. तो मैंने उन सब की 1-to-1 मेंटरिंग की थी, गाइडेंस सेशंस किए थे, उनको डेली लाइव ट्रेनिंग दी थी और बहुत सारे फीचर्स दिए थे. तो उनके साथ मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन 2023, 24, 25, as per those experiences, I'm going to guide you people how to crack internship and placements in the next 3 to 4 months, because many engineering students, BTech, MTech, MCA people, BCA people, BSc people, these people are trying to prepare for their internships and placements in 3 to 4 months because companies are going to come in their college. And some of the students are preparing for the same things off campus, but we do have very less time, right? So 3 to 4 months में इसको कैसे करना है? Let's try to understand it in detail in this video. So with the name of God, Ram Ram, let's start. So guys, let's quickly jump into the main topic, okay? तो guys देखो, आप लोग को DSA करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, आप लोग के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है? तो क्या करना चाहिए, इसको हम एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है? तो देखो, डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज कौन सी है, राइट? टायर 1 कॉलेज, टायर 2 कॉलेज, या फिर आपकी टायर 3 कॉलेज है या टायर 4 कॉलेज है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन आपका कोई भी केस हो, कोई कंपनीज आती होंगी जो लेस देन 10 LPA दे रही है आपके कॉलेज में, और कोई कंपनीज आती होंगी जो ग्रेटर देन 10 LPA दे रही है आपके कॉलेज में, राइट? तो दोनों के लिए डीएसए की प्रिपरेशन अलग होती है, बट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम होता है. तो अगर आप लेट्स अज्यूम कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डीएसए कोडिंग ज्यादा किया नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, विच इज वेरी सिंपल. You have to pick up a language, C++, Java और Python. You have to pick up a language. This is very important. You cannot skip this step. इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना कि आपको फंडामेंटल्स, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो और उसके फंडामेंटल्स को मास्टर कर दो. उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस आपको जल्दी से करने हैं, कम ही टाइम में. लॉजिक बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस इनकी लिस्ट में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. इसके बाद आपको स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने जितने हो सके, ठीक है? क्योंकि स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चन करते तो फॉर लूप, इफ एल्स और एरे की नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है. और 90% डीएसए के अंदर आप देखोगे घूम फिर के एरे, स्ट्रिंग, फॉर लूप, इफ एल्स यूज हो रहा है. तो अगर बेस को ही बहुत स्ट्रांग कर दिया जिस पर पेड़ उगने वाला है, तो पेड़ अच्छा उगेगा. ओके, तो मैंगो ट्री उगाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सालों बाद उगेगा, बट अभी से आपको मिट्टी, खाद सब अच्छी डालनी पड़ेगी. सो स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस करने के बाद एक नया पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा. प्लीज बिकम 5 स्टार ऑन हैकर रैंक और एटलीस्ट सॉल्व 50 to 100 क्वेश्चंस ऑन हैकर रैंक. अब बोलोगे कुमार के सर, व्हाई हैकर रैंक सर एज अ डीएसए बिगनर? तो देखो, आजकल जो सस्ती कंपनीज, लाइक कंपनी सस्ती नहीं बट उनके पैकेज कम होते हैं, लाइक IBM, एक्सेंचर, राइट, TCS, इनके पैकेज कम होते हैं, बट हर कंपनी अपना ऑनलाइन असेसमेंट आजकल हैकर रैंक पे कंडक्ट करा रही है. और जो लोग 10 लाख के ऊपर दे रहे हैं उनके भी फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट राउंड आपके कॉलेज में, लैब में आगे देना पड़ता होगा या घर से देना पड़ता होगा, जैसा भी आप लोग का सिस्टम होता है. फॉर IBM तो नियरेस्ट सेंटर्स में जाके ऑफलाइन देना पड़ता है. तो ऑनलाइन असेसमेंट में सिर्फ हैकर रैंक के क्वेश्चन आते हैं. तो आपको हैकर रैंक के स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस के एटलीस्ट इजी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत न्यू फील होगा. बच्चों को ये बात कोई बताता नहीं, मैंने आपको बता दिया इस मीटिंग में, ठीक है? तो हैकर रैंक के ये सब क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 50 से 100 इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी. ये सब करते ही ना, अब डीएसए में समझो आपने बेसिक्स कर लिया, ठीक है? बेसिक्स आर डन. अब डीएसए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड डीएसए, इसको SDSA बोल देते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, ठीक है? तो जो कंपनी लेस देन 10 LPA ऑफर कर रही है ना, उनके लिए आपको बेसिक्स वाला प्रेप कर लो और हैकर रैंक वाला प्रेप कर लो और स्टैंडर्ड डीएसए कर लो. स्टैंडर्ड डीएसए यानी एरेज का टॉपिक हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और क्या हो गया, 2PTR, हैशिंग, प्रीफिक्स सफिक्स थोड़ा सा, और बाइनरी सर्च एंड लिंक लिस्ट. ये सारे टॉपिक्स के ना, हर टॉपिक के आप 20 से लेके 50 तक स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो मेनली लीड कोड इजी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के अंदर होते हैं, नीट कोड लिस्ट के अंदर होते हैं, ब्लाइंड 75 के अंदर होते हैं. बस इन्हीं टॉपिक्स के आप कर लो, आपको डीपी ग्राफ वगैरह ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इन्हीं टॉपिक्स का कर लो स्टैंडर्ड डीएसए पर. वो हैकर रैंक वाले स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस मत भूलना जो मैंने 50 से 100 बोले थे, ओए में वो पूछेंगे. इतना कर लो तो लेस देन 10 LPA को क्रैक करने का 95% गारंटी है. ये मैंने आप लोगों को बता दिया. अब अगर ये हो जाए तो रुकना मत, सीधा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पे आओ. जो भी कंपनी ग्रेटर देन 10 LPA ऑफर कर रही है ना, आज ही मैंने उबर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा, ये सब अपने ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे. इनको हम नॉन स्टैंडर्ड डीएसए बोलते हैं, बच्चों की बात पता नहीं होती. एकदम लंबा चौड़ा स्टोरी बना के पूछते और एकदम अलग ही अद्भुत डीएसए क्वेश्चन पूछते जो आपने कोई डीएसए शीट में नहीं देखा होगा. तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए के अंदर कौन से क्वेश्चन आ गए? महंगी कंपनी के ओए और इंटरव्यू क्वेश्चन आ गए, लीड कोड कॉन्टेस्ट के 3rd 4th क्वेश्चन आ गए, लीड कोड मीडियम और हार्ड अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना?
लाइक मैं नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का बता देता हूँ। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है। लीड कोड मीडियम प्लस हार्ड वाले क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं है, बट हार्ड है, अच्छे सोचने पर मजबूर करते हैं एक पर्सन को। दूसरे लीड कोड कॉन्टेस्ट के Q3 एंड Q4 वाले क्वेश्चन। फिर कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का डिव टू सी और डिव टू डी, ठीक है। और जितनी भी फैंगेम और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो भी 10 लाख के ऊपर देती है, उनके ओए वाले क्वेश्चंस और उनके इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करने से आपको क्या बेनिफिट क्या होता है ना, एक तो आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हो और आपके अंदर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है डीएसए की। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको समझते ही नहीं, ना ही कोई क्रिएटर उनको जनरली बताता है, ना ही कोई एजुकेटर। जब बंदा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करता है ना, तो सबसे मेन बेनिफिट क्या, हाँ वो हार्ड एंड डीएसए प्रॉब्लम्स कर लेगा, बट उसके अंदर जो वो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना, अब क्या होगा, महंगी कंपनी के इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन वो स्टैंडर्ड पूछने वाला है, फिर वो लोग गेम खेलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा फॉलो अप ऐड करते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है, या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा आपको बोलते हैं कि ट्रेड ऑफ करो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, वो बंदा वो कर ही नहीं सकता जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस करके आया, ये थी वही कर सकता है इसको डीप अंडरस्टैंडिंग है कि चल क्या रहा है। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करके ना आपका थिंकिंग स्किल इतना डेवलप हो जाता है कि आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन दो, स्टैंडर्ड भी दे दो, कुछ भी दे दो, जो बंदे ने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए हैं, आप नॉन स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दोनों किया है, आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लोगे, आप सोल्यूशन के मल्टीपल अप्रोचेस बताओगे, आप सबका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रेड ऑफ बताओगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछा, कुछ फॉलो पूछा, उसको भी हैंडल करोगे बिना डरे, आपका समझाने का तरीका ही अलग होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा होता है, तो इसको आप सिर्फ 20% कर लो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, फिर बाकी का बचा हुआ 80% टाइम लाइक नॉन स्टैंडर्ड डीएसए समझो 100% है, ये हमको पूरा थाली खानी है, पर थाली पूरी नहीं खा सकते कम टाइम में, तो सिर्फ इसका 20% कर लो, परेटो प्रिंसिपल, 20% वर्क गिव्स 80% ऑफ द रिजल्ट। तो इसको स्ट्रक्चर्ड वे बेस्ट तरीके से कैसे करना है, उसके लिए आपको मेरी 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर है ये जो डीएसए रोड मैप की वीडियो, ये लिंक है ना, ये डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे यूट्यूब कमेंट्स में ही है, ये पहली वीडियो प्लीज देख लेना, इसमें सब समझा रखा है पूरा रोड मैप के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, और लिंक्स भी है रिसोर्सेज की और हेल्प की, तो प्लीज इसको कर लेना। इसके बाद ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैसे करना है उसका भी है, तो बिगिनर से लेकर एडवांस तक कैसे करना है सब इन दोनों 2 वीडियोस में कवर्ड है, प्लीज देख लो इनको, ठीक है। अब तो ये चीजें हो गई, अब डीएसए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमको 3-4 महीने के अंडर प्रेप कंप्लीट करना है, राइट। तो ना लाइक मैं अपने जो स्टूडेंट्स को कहता हूँ वही मैं आपको कहूंगा, मिनिमम को 5 घंटा डीएसए करना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे, जल्दी से, एकदम फास्ट, और सैटरडे संडे 5 से 8 घंटा डीएसए करना है। बट जब ये आप करोगे ना, तब आपको इसके अंदर रिवीजन डॉक्स बना के रखने, और अलग अलग टॉपिक के अलग अलग रिवीजन डॉक, और 5 से 8 घंटा में 3-4-5 घंटा रिवीजन को देना, एक्स्ट्रा घंटे और डीएसए ओईसीपी करना, और कॉन्टेस्ट देना सैटरडे संडे को। कॉन्टेस्ट वही लोग देना जो लोग एसडीएसए से बाहर निकल के एनएसडीएसए में आ चुके, ओके ठीक है, ये वाली चीज आप लोग के लिए क्लियर होगी। अब थोड़ा और सोचते हैं कि चीजों को कैसे क्या किया जा सकता है, राइट। सो डीएसए वाला पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट वाला पार्ट मैं आप लोग को शो करता हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्क्रॉल बिलो, डेव प्लस प्रोजेक्ट्स। गाइज ये बहुत सीरियस पार्ट है, इसमें बच्चे बहुत स्क्रू अप कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या है कि बहुत सारे, देखो आपको पता ही है, लाइक अगर आपको जरूरत है तो हमारा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी का ट्रेनिंग देते हैं, और बैचेस अलग होते हैं बिगिनर्स के और इंटरमीडिएट्स के, ठीक है। फिर जॉब रेफरल सपोर्ट भी देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग देते हैं, रेज्यूमे ट्रेनिंग देते हैं, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं फुल स्टैक डेव सिस्टम डिजाइन में क्या करना है, इसकी भी 1-to-1 मेंटरिंग गाइडेंस और क्या बोलते हैं, इसके भी कोर्स दिए जाते हैं, हेल्प की जाती है, और इंटरव्यू और ओई के पहले पर्सनली गाइड एंड हेल्प किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी का इंटरव्यू, और भी बहुत सारी चीज होती है। तो मैंने जिन बच्चों से बात की ना, मुझे 2-3 महीने से, कह लो 4-5 महीने से ना, डेव प्लस प्रोजेक्ट्स के बहुत डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेव प्लस प्रोजेक्ट एकदम भारी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, लाइक इसके इतने तरीके हैं, मतलब बताते बताते खत्म नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चे का रेज्यूमे होता है, अब रेज्यूमे मैं तो कहूंगा कि भाई या तो मन स्टैक वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स डालो, या तो जावा स्प्रिंग बूट वाले डालो, या फिर एआईएमएल वाले डालो, ठीक है। और एआईएमएल के साथ सारे प्रोजेक्ट्स मत भर देना, क्यों, क्योंकि जो भी कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए ज्यादा आ रही है, एआईएमएल के लिए उतनी कंपनीज इंडिया में आती नहीं है ऑन कैंपस हायरिंग में। तो एआईएमएल के लिए कंपनी आती है तो एआईएमएल रेज्यूमे से अप्लाई करो, एसडी के लिए कंपनी आती है तो एसडी वाले रेज्यूमे से अप्लाई करो, और एसडी वाले रेज्यूमे के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेव प्रोजेक्ट ज्यादा होने चाहिए, ताकि आपकी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाए। अब कोई भी एकदम वियर्ड टेक्नोलॉजी में मत बना देना, जिसमें कंपनी फ्रेशर्स की हायरिंग ज्यादा नहीं करती, लाइक आप गोलैंग में बनाने लग गए, रूबी में बनाने लग गए, लाइक आप एंड्रॉइड जावा बहुत हेवीली करने लगे, करना ये सब कोई बुरी बात नहीं है, इन सबके रेज्यूमे अलग बनने चाहिए, और इन सबके रेज्यूमे वहीं पर यूज करना चाहिए जब आप जावा एंड्रॉइड फ्रेशर डेवलपमेंट हायरिंग हो रहा है ना, वहां पर वो वाले रेज्यूमे से अप्लाई करो जिसमें आपने उसके प्रोजेक्ट्स बना के रखे। गोलैंग फ्रेशर 2026 हायरिंग हो रहा है ना, तो उसके लिए उसका रेज्यूमे यूज करो। कॉलेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स या जेनेरिक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में भी जब आती है कंपनी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए आती है, और सबको रिएक्ट, मंच टैग, जावा स्प्रिंग बूट यही सब चाहिए होता है, तो
इन्हीं के अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट होने चाहिए। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बट आप समझ लो, हर प्रोजेक्ट का लाइव लिंक होना चाहिए और गिटहब लिंक होना चाहिए। लाइव लिंक एकदम अच्छा होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप बना लोगे, डाल दोगे, लाइव लिंक गिटहब लिंक भी डाल दोगे। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, सारा प्रोजेक्ट यूट्यूब का हेल्प से बना रहे हैं और एआई का हेल्प से बना रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो इंटरव्यूअर्स है ना, वो लोग अभी बहुत हार्ड क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए। ठीक है, in every ingoing and outgoing breath always take the name of God, Ram Ram, like this, so you can reach moksha. तो इंटरव्यूअर्स ना बहुत हार्ड क्रॉस क्वेश्चंस पूछने लग गए। आपने सोचो मन पे प्रोजेक्ट बनाया, तो वो पूछते हैं कि अपना गिटहब का वो लिंक ओपन करना, फिर बोलते हैं फाइल ओपन करना, फिर कुछ कोड लिखा होगा उसमें आपने, राइट? आपने प्रोजेक्ट जो बनाया था गिटहब में, वो बोलेंगे कि ये कोड एक्सप्लेन करो अपना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपने एक एक कोड का लाइन खुद से नहीं लिखा था, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फिर समझो आपने जावा मान के अंदर जावा रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट यूज किया प्रोजेक्ट में, तो वो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड आपको पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जावास्क्रिप्ट में ये क्या होता है, वो क्या होता है। फिर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर जावास्क्रिप्ट में ये सिनेरियो हम लगाते तो क्या कर सकते थे। आपके प्रोजेक्ट पे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को और बेटर कैसे कर सकते थे, यही टेक्नोलॉजी क्यों यूज की, इसकी वर्टिकल स्केलिंग या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे कर सकते थे। तो गाइस प्रिपरेशन बहुत भारी करना पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए ना कि जितने भी पॉपुलर टेक्नोलॉजी के अंदर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना पीटी में, हर टेक्नोलॉजी के 100 से 1000 प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल प्लस सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर मेमोराइज करो, एचटीएमएल के, सीएसएस के, जावास्क्रिप्ट के, नोड.जेएस के, मोंगोडीबी के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा अगर ये टेक्नोलॉजीज आपने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किए। उसके अलावा जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, हर प्रोजेक्ट के ऊपर 20 पेजेस लिखो, 20 पेजेस एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ इन डिटेल कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया था, कैसे बना है, क्या एक एक पार्ट में हो रहा है, क्या आर्किटेक्चर डिजाइन है। इसको मेमोराइज करो, कांच के सामने रोज 1 घंटा सुबह बोलो, रोज नहीं कर सकते, सैटरडे संडे को बोलो। फिर क्या करना है, ये जब आप सब बोलोगे ना तो आपको ब्रेन आपको बताएगा भाई मैं इतना सब तो बोल रहा हूं, बट आगे वाला इस पे ये क्रॉस क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है। हमारे कोर्स के अंदर हर चीज के लिए अलग अलग वीडियो बनाया कैसे हैंडल करना बाय द वे। तो वो क्रॉस क्वेश्चन के भी जवाब प्रिपेयर करो। फिर ये जितना भी कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, 100 फोटो खींच के या 20 फोटो खींच के सब चैटजीपीटी में डालो, चैटजीपीटी को पूछो दिस इज ऑल द डेटा ऑफ माय प्रोजेक्ट and these are the questions and answers I have prepared which can be asked, and these are the explanations. Are there any other easy to medium hard cross questions which can be asked? Please let me know about them. वो सारे क्रॉस क्वेश्चन लिस्ट करेगा, उसका भी आंसर प्रिपेयर कर लो। इसको बोलते हैं फुल प्रूफ प्रिपरेशन। इसके अंदर और भी टेक्निक्स होती है, मैं आपको भी फिलहाल लिमिटेड बता रहा हूँ। फुल प्रूफ प्रिपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, फुल प्रूफ। पूरी मेहनत कर दी, अब आप जब प्रोजेक्ट वगैरह समझाओगे या कुछ भी करोगे ना, फुल कॉन्फिडेंट लगोगे आप। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से नहीं, डेव के अंदर डीपली घुसना पड़ेगा। क्लियर? डेव कितने घंटे करना चाहिए? 5 घंटा आपको डेव करना ही पड़ेगा सैटरडे संडे को, और डेली 1 आवर डेव आपको करना चाहिए। और अगर आपका डेव बहुत वीक है तो मैं तो कहूंगा 1 2 3 आवर भी आप डेव डेली कर सकते हो, बट 2 आवर तो आपको डेव कर लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एलआरओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। लिंक्डइन, रेज्यूमे, ऑफ कैंपस। गाइस आप ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ऑफ कैंपस के लिए? लिंक्डइन पे हजारों चीजें करनी होती है जो बच्चे कर नहीं रहे हैं। आपको लिंक्डइन पर चीजें सही से करनी पड़ेंगी। रेज्यूमे में हजारों चीजें करनी होती है जो बच्चे कर नहीं रहे। ऑफ कैंपस की हमारे कोर्स के अंदर 50 से 100 घंटे की स्ट्रेटेजीज है कि ये करो, इधर अप्लाई करो, ये वेबसाइट में अप्लाई करो, हमारे ये वाले बच्चे से ये वाला रेफरल लो, बाहर यहाँ ये रिक्रूटर्स को कोल्ड मेलिंग करो, ये महीने ये ट्रिक करो। सैटरडे संडे लाइव ऑफ कैंपस जॉब से ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग। ऑफ कैंपस की स्ट्रेटेजीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी कि क्या करना है, ये महीने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ रेफरल डालना है। तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो याद रख लेना, एलआरओ का इंपॉर्टेंस ऑन कैंपस में 50% होता है, क्योंकि लिंक्डइन रेज्यूमे अच्छा होगा तो ही तो शॉर्टलिस्टिंग होगा, तो ही तो इंटरव्यूअर के सामने आपका इंप्रेशन बनेगा। ऑफ कैंपस में इसका इंपॉर्टेंस 101% होता है, क्योंकि ऑफ कैंपस में आपका कॉलेज क्या उससे कोई मैटर नहीं करता, अनलेस आप आईआईटी में। हर रिक्रूटर, हर कोई आपका लिंक्डइन देखेगा, आपका रेज्यूमे देखेगा, और ये नोटिस किया जाएगा कि आपको ऑफ कैंपस की कितनी स्ट्रेटेजीज आती है। अगर आपको ज्यादा आती है तो आप मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल यूज करके सारा दिमाग लगा के अपने लिए खुद के लिए ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग्स और ज्यादा इंटरव्यूज ला पाएंगे। क्लियर? सो अब ये चीज के लिए क्या करना है, ये वाला वीडियो आपको देखना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वीडियो आपको देखना है। ठीक है, लिंक्डइन रेज्यूमे ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजी का एकदम डिटेल वीडियो मैंने एग्जैक्टली अपने हाथों से बताया कि लिंक्डइन में ये करो भाई और रेज्यूमे में ये सब करो। ओके, आज वेन नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन से मैं जिम गया नहीं हूँ। सो गाइस एलआरओ वाली चीज आपको क्लियर हो गई, राइट? तो ये वाला वीडियो आप कर लेना। ठीक है, ये जनरल गाइडेंस वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना और इसको प्लीज समझने की कोशिश करना जितना आप कर सकते हो। सीएस फंडामेंटल एंड सिस्टम डिजाइन। तो गाइस आजकल क्या हो रहा है ना, जो फ्रेशर्स है उनका सीएस फंडामेंटल सिस्टम डिजाइन में सच्ची में इशू हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। चलो इसकी हम बात कर लेते हैं, सीएस फंडामेंटल्स प्लस सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो सीएस फंडामेंटल्स के अंदर आपको पता ही है, ऊप्स आ गया, राइट? डीबीएमएस आ गया, ऊप्स आ गया, डीबीएमएस आ गया, ओएस आ गया, सीएन आ गया, एसक्यूएल आ गया। इसके अंदर ऊप्स और डीबीएमएस और एसक्यूएल को ना टॉप 3 प्रायोरिटी में देना। जेनेरिक चीजें बता रहा हूँ, हर बंदे की पर्सनल सिचुएशन अलग होती है और उसका फाइनल गोल अलग होता है, तो हर एक को पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है। बट यूट्यूब वीडियो में जेनेरिक सोच के बना रहा हूँ। ठीक है, कोई कंपनीज होती है जो ओएस और सीएन ज्यादा पूछते, लाइक सिस्को, तो
उन केस में वो वाले टॉपिक ज्यादा पढ़ने चाहिए इंटरव्यू के कुछ दिन पहले। बट जनरली ऊप्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल, अब इन सबका आपको क्या करना है ना, गेट लेवल का प्रिपेयर मत करो। ये हर टॉपिक से जो दिख रहे हैं ना, आप 100 से 500 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स कर लो हर एक का। एसक्यूएल की जितनी भी स्टैंडर्ड पॉपुलर क्वेरीज होती है वो कर लो, टाइम मिला तो एक्स्ट्रा हार्ड वाली भी कर लेना, इनर जॉइन आउटर जॉइन वाली, ठीक है, ये कर लिया। अब सिस्टम डिजाइन में भी बोल रहा हूं, जब भी पैकेज कंपनी का ग्रेटर देन 10 एलपी है ना, तो बहुत लोचे कर रहे हैं। बच्चों का सिंपल से ऐसे पूछ लेते हैं, हाउ विल यू डिजाइन बुक माई शो, व्हाट वुड बी योर आइडिया टू डिजाइन गूगल मैप्स, या फिर कभी कभी यू नो एलएलडी, कार पार्किंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, हाउ विल यू मेक फॉर दैट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपको एज अ फ्रेशर आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता कि आप इनका परफेक्ट डिटेल में आंसर दे दोगे। आप ऊपर ऊपर से भी अगर ये चीजें समझाते और बताते और थोड़ा सा कोड लिख देते अगर एलएलडी का है, तो भी वो पूरा इंप्रेस होता, क्योंकि 99% बच्चे एलएलडी एचएलडी मशीन कोडिंग करते ही नहीं है। तो इसको भी आपको ऊपर ऊपर से करना चाहिए, पर तभी करना चाहिए जब सीएस फंडामेंटल का ऊप्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल आता हो। यही नहीं आता ऊप्स और यही नहीं आता, तो सॉलिड प्रिंसिपल, एलएलडी, एचएलडी मशीन कोडिंग क्या करोगे आप? ऊप्स का हार्ड लेवल वर्जन ही तो सिस्टम डिजाइन हुआ। जब ऊप्स, डेटाबेस, ये सब चीजों को एसक्यूएल को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? लो लेवल डिजाइन, एचएलडी, मशीन कोडिंग। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपका सीएस फंडामेंटल वीक है तो डेली 1 आवर सीएस फंडामेंटल करना है और सैटरडे संडे को 2-3 घंटा करना है। सीएस फंडामेंटल ठीक ठाक चल रहा है तो सैटरडे संडे को आप 2 घंटा सीएस फंडामेंटल कर लीजिए और मंडे टू फ्राइडे स्किप कर लीजिए। सीएस फंडामेंटल होने लग गया तो सीएस फंडामेंटल को थोड़ा सा पॉज लगा के थोड़ा सिस्टम डिजाइन ऊपर ऊपर से ये सब चीजों को पढ़ते रहिए, ठीक है। मैंने आपको एक्जैक्टली बता दिया कितने घंटे क्या क्या करना चाहिए। लेस देन 10 एलपी और ग्रेटर देन 10 एलपी का रोड मैप से सेम ही है। आप बस इतने इतने घंटे पढ़िए, हो सकता है 2 महीने अंदर अंदर आप लेस देन 10 एलपी की सारी कंपनीज क्रैक होने लग गई है, तो अब वही घंटे वो हार्ड वाला सब में चले जाओ तो ग्रेटर देन 10 एलपी वाला भी हो जाएगा, ठीक है। ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस, इसको प्लीज प्रिपेयर करना है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे दिन के कम से कम 100-200 मैसेज आ रहे हैं, सर 3-4 मंथ्स ही रह गया, क्या करूं सर, क्या करूं, you know, from third year students and fourth year students. So hopefully this video was very useful for you. We will meet again in the next video. Ram Ram.